हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज महिला सुपरवाइज़र के जो 3000 प्लस एमसीक्यू का सेट है उसका तीसरा भाग करने वाले हैं। इसके पहले 2 भाग करा चुकी हूँ। करीब 30 से 35 क्वेश्चन हो चुके हैं। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट 3000 एमसीक्यू करके बना दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। महिला सुपरवाइज़र के पद स्वीकृत हो चुके हैं। वैकेंसी आना ही आना है, ये सोचकर कि कैलेंडर में नहीं दिया है, तैयारी को मत रोकिएगा। कैलेंडर आनन फानन में जारी किया है। कैलेंडर अभी आचार संहिता के कारण अपडेट ही नहीं होना है, तो किस तरह से आपको नया कैलेंडर दे देंगे। तो ये सोचे बिना तैयारी अपनी जारी रखें, क्योंकि जिनको सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम निकालना है वो तो तैयारी में लगे ही हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, कुछ पर्यावरणीय स्थितियां गर्भावस्था के दौरान शिशु के स्वास्थ्य विकास को क्षति पहुंचा देती हैं। उनका सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव गर्भावस्था के किस चरण में होता है? तो ये भ्रूण अवस्था में होता है। भ्रूण अवस्था जो कि तीसरे सप्ताह से आरंभ होती है। तीसरे सप्ताह के बाद से अगर पर्यावरणीय कोई प्रॉब्लम होती है, पर्यावरणीय कोई क्षति होती है, तो उसका प्रभाव भ्रूण पर और माता दोनों पर ही पड़ता है। तो क्या हो जाएगा? भ्रूण अवस्था हो जाएगा। अगला है, कौन सी वैक्सीन गर्भावस्था में निषिद्ध है? ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो गर्भावस्था में नहीं दी जानी चाहिए? ओपीवी, जिसको हम ओरल पोलियो वायरस बोलते हैं, मतलब पोलियो के समय ये दवाई दी जाती है। और ये इन्फ्लुएंजा जो कि विषाणु के कारण होता है उसके लिए दी जाती है। टेटनस में दी जाती है। रोबेला जो कि वायरस के द्वारा फैलता है, ये गर्भावस्था में देने के लिए इसको मना किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोबेला। तो कौन से आपसे पूछे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन सी वैक्सीन गर्भावस्था में निषिद्ध है? तो रूबेला वैक्सीन गर्भावस्था में निषिद्ध है, आपको याद रखना है। कौन सी वैक्सीन गर्भावस्था में निषिद्ध है? रूबेला जो कि बच्चों को, मेनली बच्चों के लिए टीका लगाया जाता है। और बोला जाता है कि ये महिलाओं को अगर गर्भावस्था में दी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा तीव्र रिएक्ट कर जाती है, जिसके कारण ये इसको मना किया जाता है गर्भावस्था में देने से। गर्भावस्था में देने के लिए इसको मना किया जाता है। तो याद रखिएगा, कौन सी वैक्सीन गर्भावस्था में निषिद्ध है? रूबेला वैक्सीन गर्भावस्था में निषिद्ध है। अगला है, गर्भावस्था के दौरान कम प्रोटीन अगर आहार ले लो तो उससे क्या हो जाता है? पोषण संबंधी एडिमा हो जाता है, मतलब उसकी कमी हो जाती है। रक्त अल्पता हो जाती है, या स्तनपान के दौरान दुग्ध स्नाव का प्रभावित होना हो जाता है। तो ये तीनों ही, मतलब दुग्ध स्नाव जो होता है प्रभावित हो जाता है, मतलब कम होने लगता है दुग्ध स्नाव। तो ये तीनों ही इसके आंसर सही होंगे। अगर गर्भावस्था के दौरान कम प्रोटीन लेते हैं तो पोषण संबंधी एडेमा भी हो जाता है, रक्ताल्पता भी हो जाती है, और दुग्ध स्नाव भी इससे प्रभावित होता है। अगला है, गर्भावस्था के दौरान भार में अधिकांश वृद्धि कब होती है? देखो, पहली तिमाही में लगभग 1 से 2 किलो वजन बढ़ता है, और दूसरी तिमाही में हर सप्ताह 500 ग्राम वजन के अकॉर्डिंग बढ़ता है। हर सप्ताह में 500 ग्राम वजन बढ़ जाता है। तो पहली और दूसरी तिमाही में लगभग सेम ही वृद्धि होती है। तो इसका आंसर उपरोक्त दोनों हो जाएगा। पहली और दूसरी तिमाही में गर्भावस्था के दौरान भार में अधिकांश वृद्धि हो जाती है। अगला है, वह चिकित्सक जो गर्भावस्था के दौरान देखभाल में सहायता करने में विशेषज्ञ होता है, जिसके पास महिलाएं अपने गर्भावस्था के दौरान जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रसूति विज्ञानी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ICDS के 1 से 5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को हर डैश पर विटामिन ए के घोल की लगभग 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट मुख्य द्वारा दी जाती है। मतलब कितने बच्चों के, 1 से 5 आयु वर्ष के बच्चों को हर कितने महीने पर विटामिन ए के घोल की दवाई दी जाएगी? तो हर 6 माह पर दी जाएगी। मतलब 1 से 5 वर्ष का अगर बच्चा है और उसको हर 6 महीने में विटामिन ए की खुराक दी जाती है, और कितनी खुराक दी जाती है इसकी? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। और टोटल आपसे पूछे कि 0 से 5 वर्ष के बच्चे को टोटल विटामिन ए की कितनी खुराक दी जाती है? तो टोटल 9 खुराक दी जाती हैं, और हर 6 महीने में खुराक दी जाती हैं, और ऐसे करके टोटल 9 खुराक दी जाती हैं। तो ये याद रखिएगा। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा।
रखिएगा। ये जो हमारी बुकलेट है 3000 प्लस MCQ की प्रैक्टिस सेट की, ये आपको हमारे नोट्स लेने पर मिलती है। हमारा पूरा पैकेज रहता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मिलता है एक ही पैकेज में। ऑफलाइन आपको 7 बुकलेट मिलती हैं जो आपके घर पे पहुंचती है, मतलब 7 बुकलेट आपको हमारे नोट्स के साथ मिलती हैं, जिसमें ये बुकलेट भी मिलती है जिससे मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रही हूँ। 3000 प्लस MCQ है इसमें, टोटल 7 बुकलेट हैं। साथ में एक ऑनलाइन व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है जहाँ हम तैयारी कराते हैं। ये विटामिन ए वगैरह ये सब हमारे स्टूडेंट जो है करीब 160-170 स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं अभी फ़िलहाल, जिन्होंने हमारे नोट्स लिए हैं। उनकी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं ना कि उनकी तैयारी इतनी बेस्ट है कि मैं जो टॉपिक देती हूँ फिर मैं उसी ग्रुप में टेस्ट लेती हूँ। उन लोग इतना अच्छे से मतलब तैयारी करते हैं ना, उन लोग इतने अच्छे से टेस्ट देते हैं, तुरंत आंसर देते हैं। मैं क्वेश्चन देते मुझे देर नहीं होती, उन लोग टिक लगा देते हैं। मतलब इतनी अच्छी तैयारी मुझे देख के ही बहुत अच्छा लगता है। तो जो लोग भी तैयारी को रोके हुए नहीं कर रहे हैं ना, मैं उनसे यही कहूँगी कि कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा होने वाला है, आप लोग तैयारी करते रहिए। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नोट्स की डिटेल आगे मैं आपको दे दूँगी। अगला है डैश का अर्थ निषेचन से लेकर भ्रूण के विकास से होते हुए गर्भाशय के रोपण की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक लगने वाला समय, उसको बोलते हैं जननिक अवस्था। जननिक अवस्था बोला जाता है। तो जननिक अवस्था का अर्थ होता है निषेचन से लेकर प्रारंभिक भ्रूण का जो विकास होता है और गर्भाशय में जब वो रोपण हो जाता है, तो ये पूरी प्रोसेस जननिक अवस्था कहलाती है। फ्रेंड, ये नंबर आप देख रहे हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पर आप मुझे हाई करके लिख सकते हैं, नोट्स की जानकारी भी ले सकते हैं। अगला है अपेक्षित आयु वर्ग से कम लंबाई वाले बच्चे को क्या कहा जाता है। जितनी आयु अपेक्षित होती है उससे अगर कम आयु होती है, कम लंबाई होती है, तो उस बच्चे को क्या बोला जाता है, तो उसको वृद्धिरुद्ध बोला जाता है। अपेक्षित आयु से कम लंबाई वाले बच्चे को क्या बोला जाता है, वृद्धिरुद्ध बोला जाता है। याद रखिएगा, अपेक्षित आयु वर्ग से कम लंबाई वाला क्या कहलाता है, वृद्धिरुद्ध कहलाता है। अगला है जन्म के बाद नवजात शिशुओं के शरीर से ऊष्मा का तेजी से ह्रास होता है, मतलब ऊष्मा तेजी से निकलती है। तो इसलिए जन्म कक्ष में को कितना डिग्री पर रखना आवश्यक होता है, तो जन्म कक्ष जो है कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस पर रखना आवश्यक होता है। जन्म के बाद नवजात शिशुओं के शरीर से ऊष्मा का तेजी से ह्रास होता है, ऊष्मा तेजी से निकलती है, इसलिए जन्म कक्ष को कितना डिग्री का रखना आवश्यक है, कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस जन्म कक्ष को रखना आवश्यक है। याद रखिएगा कितना डिग्री रखना चाहिए, कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस। अगला है वृद्धि रोध या स्टंटिंग को, स्टंटिंग या वृद्धि रोधक जिसको बोला जाता है, उसको किस रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब वृद्धि रोध मतलब होता है, जनरली मैं नाम से आपको बता दूं, अगर लंबाई में कमी होती है तो उसको हम वृद्धि रोधक बोलते हैं। तो वृद्धि रोधक को हम लंबाई में कम के अनुसार ही जानेंगे। आयु की दृष्टि से कम लंबाई, कम भार, लंबाई की दृष्टि से कम भार, लंबाई की दृष्टि से कम भार। तो याद रखना है, आयु की दृष्टि से अगर कम लंबाई होती है, एक सेकेंड रुकिएगा, आयु की दृष्टि से जो कम लंबाई होती है उसको हम बोलते हैं वृद्धि रोधी स्टंट या वृद्धि रोध या स्टंटिंग बोलते हैं। याद रखिएगा, स्टंटिंग किसको बोलते हैं, आयु की दृष्टि से अगर कम लंबाई होती है, बहुत ज़्यादा कम लंबाई होती है, तो उसको बोला जाता है स्टंटिंग या बोला जाता है आयु की दृष्टि से कम लंबाई। अगला क्वेश्चन है बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था में जो संक्रमण की अवधि होती है उसको क्या बोलते हैं। बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था में अगर जाएंगे तो वो संक्रमण अवधि क्या कहलाएगी, उसको किशोर अवस्था या किशोर वय बोलते हैं। यदि बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था में जा रहे हैं तो याद रखिएगा, बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था में जो संक्रमण की अवधि है उसको किशोर वय बोलते हैं। गर्भावस्था के दौरान ह्यूमन कैरियोनिक गोनेडोट्रोफिन नामक हार्मोन का उत्पादन किसके द्वारा होता है, या इसको बोल सकते हैं HCG नामक हार्मोन, ह्यूमन कैरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन किसके द्वारा इसका उत्पादन होता है, तो गर्भनाल द्वारा इसका या प्लेसेंटा द्वारा इसका उत्पादन होता है। याद रखिएगा, गर्भनाल या प्लेसेंटा द्वारा इसका इस्तेमाल होता है। गर्भावस्था के दौरान ह्यूमन कैरियोनिक गोनेडोट्रोफिन नामक हार्मोन का उत्पादन किसके द्वारा होता है, गर्भनाल या प्लेसेंटा द्वारा होता है।
गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप, सूजन एवं मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन क्या कहलाता है? तो उसको गर्भावस्था की विषाक्तता कहते हैं। गर्भावस्था में यदि उच्च रक्तचाप हो जाता है, सूजन आती है या मूत्र में प्रोटीन निकलता है तो उसको गर्भावस्था की विषाक्तता कहते हैं। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को आयरन एसिड की कितनी गोलियां दी जाती हैं? 100 गोलियां गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को आयरन एसिड की दी जाती हैं। ये आयरन की दी जाती हैं, याद रखिएगा। ये जो आंगनवाड़ी केंद्र जो होते हैं वहाँ पर भी ये गोलियाँ दी जाती हैं आंगनवाड़ी केंद्रों में, तो याद रखिएगा। इसके बाद एक और फैक्ट याद रखिएगा कि एक सेकेंड, आयरन जो होता है वो कितना आयरन किस उम्र में, किस अवस्था में कितना आयरन चाहिए रहता है, किस उम्र में कितनी आयरन की आवश्यकता होती है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आयरन का भी। तो ये भी आपको याद रखना है कि महिलाओं को कितने आयरन की ज़रूरत होती है, पुरुष को कितने आयरन की ज़रूरत होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक सेकेंड, जैसे कि महिलाओं की बात करें या पुरुष की बात करें, तो पुरुष की बात की जाए तो 19 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। महिलाओं की बात करें तो 29 मिलीग्राम आवश्यकता होती है। गर्भावस्था की बात करें तो लगभग 27 मिलीग्राम गर्भावस्था में आवश्यकता होती है। धात्री महिला की बात करें तो 23 मिलीग्राम आवश्यक होती है। ये क्या होता है ना, आयरन की जो ये करंट बता रही हूँ, ये मैं ICMR की जो रिपोर्ट आई है 2020 में उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। अगला है, गर्भावस्था में होने वाला मधुमेह कौन सा मधुमेह कहलाता है? जुवेनाइल मधुमेह, जेस्टेशनल मधुमेह, टाइप 1 मधुमेह या टाइप 2 मधुमेह? कौन सा मधुमेह कहलाता है जो गर्भावस्था के दौरान हो जाता है? उसको बोलते हैं जेस्टेशनल मधुमेह बोलते हैं। ये ऐसा मधुमेह है जो गर्भावस्था के दौरान हो जाता है। फ्रेंड्स, ये जिससे मैं आपको ये क्वेश्चन अभी करवा रही हूँ ना, ये इसी बुकलेट से करा रही हूँ। ये जो बुकलेट है आपको हमारे सुपरवाइज़र की जो 7 बुकलेट मिलती हैं उसी के साथ मिलती है, और उसी के साथ हमारा एक ऑनलाइन तैयारी के लिए ग्रुप मिलता है। ये टोटल 7 बुकलेट आपको दी जाती हैं, आप देख सकते हैं। और वॉल्यूम 1 से लेके वॉल्यूम 7 तक रहती है। जिससे आपको करा रही हूँ ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की है। इस साथ में एक बुकलेट आपको वर्ड लाइन 1000 वर्ड लाइनर की मिलती है और 5 बुकलेट आपको थ्योरी की मिलती है, जिसमें बहुत ही आसान तरीके से पूरे टॉपिक कवर किए गए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। लगभग 500 से प्लस से 600 पद आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के आने की संभावना है। तो सभी लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि टॉपिक इतना ज़्यादा एक संक्षिप्त नहीं है, टॉपिक अच्छा विशाल है, तो आपको तैयारी भी अच्छे से करना रहेगी। हमारे नोट्स की क्या खासियत है कि हमारी ये 7 बुकलेट पूरी हैंड रिटन है। एक MCQ है 3000 प्लस MCQ का। साथ में जो आपको हम एक ऑनलाइन ग्रुप देते हैं, ये ग्रुप इतना शानदार है। यहाँ रोज़ तैयारी करवाई जाती है, रोज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिए जाते हैं, उसकी PDF सरल तरीके से बना के दी जाती है। फिर आपसे उसको बोला जाता है कि आज हम इस टॉपिक का टेस्ट लेंगे, फिर आप तैयारी करते हैं, फिर मैं वो क्वेश्चन पूछती हूँ, स्टूडेंट आंसर देते, उससे क्या होता है, टॉपिक तैयार होता जाता है। तो अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन नोट्स लेना चाहते हैं, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही आपको मिल रहा है, और इसका चार्ज है 1399 रुपये, प्लस इसमें 100 रुपीज़ कोरियर है। अगर आप किसी ज़िले में या तहसील में मंगवाते हैं, पूरे भारत में कहीं भी मंगवा सकते हैं आप। ये 8 से 10 वर्किंग डेज़ में ये आपके पास पहुंच जाते, तुरंत ग्रुप से जोड़ लिया जाता है, ग्रुप में आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाती है। आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, अपना एड्रेस भेजना है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देना है। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उसके लिए मैसेज मत कीजिएगा। तो अगर आप हमारे लेना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट या आप हमारे नोट्स, प्रैक्टिस सेट सिंगल नहीं है, नोट्स के साथ ही मिलेगा। ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो भी आपको हमारा पूरा पैकेज ही लेना पड़ेगा। गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु को गर्भवती माता से खालिस्तान के माध्यम से पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन मिलता है। किसके माध्यम से पोषक तत्व और ऑक्सीजन मिलते हैं? तो प्लेसेंटा या गर्भनाल के माध्यम से मिलते हैं। गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु को गर्भवती माता से प्लेसेंटा के माध्यम से ही पोषक तत्व मिलते हैं और प्लेसेंटा के माध्यम से ही ऑक्सीजन मिलती है। अगला है, भारत में गर्भावस्था के दौरान सुझावित भार वृद्धि कितनी, मतलब कितना भार बढ़ जाता है? 11 से 13 किलो भार एक जनरली महिलाओं को औसतन बढ़ जाता है। पहली तिमाही में 1 से 2 किलो वजन बढ़ता है, दूसरी तिमाही में हर सप्ताह 500 ग्राम वजन बढ़ता है और तीसरी तिमाही में भी हर सप्ताह 500 ग्राम वजन बढ़ता है। इस प्रकार से गर्भावस्था के दौरान जो टोटल वृद्धि होती है वो 11 से 13 किलो वृद्धि होती है गर्भावस्था के दौरान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला है गर्भावस्था में रक्त में अगर फोलेट का स्तर कम हो जाता है तो क्यों, क्या लेने से हो जाता है फोलेट का स्तर कम। तो फोलेट का स्तर अगर कम हो जाता है तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है, तो तंत्रिका नाल दोष या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है गर्भावस्था में। अगर रक्त में फोलेट का स्तर कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, तंत्रिका नाल दोष हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। आगे के क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।